हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं हूं प्रकाश चौधरी ऊंचा और आइकन कंपटीशन भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रीट के एसएस के पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। उसमें राजस्थान हिस्ट्री का भी अपना जो चल रहा है, तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है राजपूत मुगल संबंध। राजपूत मुगल संबंध जो है दोस्तों, उसके अलग अलग भाग किए जाए तो कछावा, राठौड़ और मेवाड़ वंश, गोहिल वंश हुआ। तो हमने एक भाग पढ़ चुके हैं जैसे गोहिल वंश का। अब अपना है यहाँ पर चल रहा वो राठौड़ का है। राठौड़ के अंदर हम पहला भाग पढ़ चुके हैं जिसमें राव मालदेव, राव गंगा। अब इसी बीच हम अपना दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर का नाम है राठौड़ मुगल भाग 2। राठौड़ मुगल भाग 2। राव मालदेव की मृत्यु हुई, उनके बाद उन्होंने रानी स्वरूप देवी के कहने पर रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी बनाया। रावचंद्र सेन के दो बड़े भाई थे, रामा व उदय। उनकी बजाय रावचंद्र सेन को बनाया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि रावचंद्र सेन 1562 से 81। अब रावचंद्र सेन उन शासकों में गिने जाते हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत मुगलों का विरोध किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन शासकों में नाम आता है, वो आता है रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप। इनका ये दोनों में एक समानता है कि आजीवन संघर्ष किया पर इन्होंने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब इस दौर में यहाँ पर अपने रावचंद्र सेन के बारे में देखा जाए तो जैसे ही शासक बने 1562 में, तो इनके एक भाई थे रामा, एक थे उदय, और वैसे जयमल, अलग अलग इसके बहुत सारे दूसरे भाई भी थे। पर प्रमुख रूप से जो इनसे जो बड़े थे रामा व उदय थे। इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पर विद्रोह कर दिया अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। तो रावचंद्र सेन ने इनके विद्रोह को दबा दिया और पुनः अपने राज्य के अंदर शांति स्थापित कर दी। तो रामा ने क्या किया, रामा व उदय दोनों अपना राज्य प्राप्त करने के लिए अकबर के पास चले गए। उस समय राजस्थान के अंदर मुगलों का आगमन हो चुका था और कछावा वंश से उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। और जैतारण, मेड़ता, ये क्षेत्र मुगलों के अधिकार में जा चुके थे। इस दौर में क्या होता है, अकबर भी इसी मौके की फिराक में था कि राठौड़ों का कोई सहजाती बंधु अगर मेरे पास आए तो मैं वहाँ के शासक को पराजित करके मेरे पक्षधर को वहाँ का शासक बना दूँ, तो ये रियासत मेरे अधिकार में आ जाए। तो मौका मिल गया, दोनों भाई वहाँ चले गए। उस समय क्या होता है, अकबर ने एक व्यक्ति को भेजा, हसन कुली खां। हसन कुली खां, हसन कुली खां को भेजा 1564 में आक्रमण के लिए। 1564 में आक्रमण के लिए भेजा तो वहाँ पर क्या होता है कि जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर किसके अधिकार में चला गया, मुगलों के अधिकार में चला गया 1564 में। अगर पूछ लिया जाए कि जोधपुर मुगलों के अधिकार में कब गया, तो 1564 में। सेनापति कौन था, हसन कुली खां। अब यहाँ से रावचंद्र सेन के अधिकार से जब जोधपुर निकल गया तो ये चले गए भद्राजून। भद्राजून जालोर के अंदर पड़ता है, वहाँ चले गए। वहाँ रहकर ये युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उस समय क्या होता है कि 1570 की बात है, अकबर अजमेर आया था और जब यहाँ पर राजस्थान के अंदर अकाल की स्थिति बनी हुई थी तो उसने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो नागौर गया और नागौर के अंदर अकाल राहत कार्य का काम चलवाया। यानी कि एक तालाब का निर्माण करवाया। उस तालाब को हम कहते हैं शुक्र तालाब। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर
जैसे ही उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया और एक दरबार लगाया तो जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर के शासक हर्राय पाटी, बीकानेर के कल्याणमल, इन्होंने वहाँ पर पहुंचकर अधीनता स्वीकार कर ली 1570 में। नागौर दरबार, दोस्तों नागौर दरबार में जो लगाया गया वो अकबर ने उसमें कौन सी नीति अपनाई, तो सुलह कुल नीति अपनाई। सुलह कुल का मतलब या तो दमन कर देना या समझौते के साथ उनसे अधीनता स्वीकार करवानी या संधि स्थापित करनी। तो यहाँ पर दोनों शासकों ने अधीनता स्वीकार की। उस समय राठौड़ों की ओर से एक तो रामा व उदय दोनों अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। तो वहाँ पर रावचंद्र सेन भी गए थे। रावचंद्र सेन जब वहाँ पर गए थे तो क्या होता है कि देखा उन्होंने कि रामा व उदय दोनों वहाँ पर उपस्थित है। तो चंद्रसेन के दिमाग में एक विचार आया, ये अपने भाइयों को लड़ा रहा है, एक काम किया जाए कि अकबर से अपने कोई संबंध स्थापित नहीं करने, कोई दोस्ती वस्ती नहीं करनी। और वो दरबार छोड़कर पुणे चले गए। अब दरबार छोड़कर जब पुणे चले गए तो अकबर क्रोधित हो गया और रामा व उदय ने दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो रामा को तो मिर्जाओं के विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया गया मुगल सेना के साथ, उदय को अपने पास रख लिया। और जो 1572 में क्या होता है, 1572 में जोधपुर की जो जागीर थी वो किसको दे दी, राय सिंह को। किसको दोस्तों, राय सिंह। राय सिंह कौन थे, ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर के बड़े शासक हुए, राजेंद्र के नाम से या राजपुताने कर्ण के नाम से जाने गई। राय सिंह को दे दी ताकि मारवाड़ से महाराणा प्रताप को जो मिलने वाली सहायता है वो बंद कर दी जाएगी, बंद हो जाएगी और गुजरात का जो मार्ग है वो सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पर नियुक्त किसे कर दिया, राय सिंह को। कुछ दिन कंडीशनें बदली और अब क्या होता है कि अकबर ने रावचंद्र सेन का पीछा करने के लिए जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, राय सिंह, साहे कुली खां, इनको चारों को भेजा था। पहली बार किसे भेजा था, हसन कुली खां को। अब साहे कुली खां, राय सिंह, केशवदास मेड़तिया, जगत सिंह, इन चारों को भेजा था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर भद्रजून के अंदर वो रह रहे थे रावचंद्र सेन, तो वहाँ से ये निकल कर कहाँ चले गए, सिवाना। अगर पूछ लिया जाए कि राठौड़ों की शरणस्थली कहाँ पर है तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। और रावचंद्र सेन भद्रजून से कहाँ गए थे तो वो सिवाना गए थे, और जोधपुर से कहाँ गए थे, भद्रजून गए थे। अब यहाँ पर जैसे रावचंद्र सेन भद्रजून गए, सॉरी सिवाना गए, तो भद्रजून पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। कुछ दिनों के बाद अकबर ने क्या किया, एक और व्यक्ति को भेजा आक्रमण के लिए। उसका नाम था जलाल खां। नंबर 3 पर जलाल खां नाम का व्यक्ति आया। जैसे ही आक्रमण करने के लिए आया तो यहाँ पर क्या होता है कि रावचंद्र सेन ने अपनी पूरी तैयारी की और अपने भतीजे कल्ला और उनके साथ सारी सैन्य व्यवस्था जुटाई। फिर बाद में मुगल सेना पर आक्रमण किया। तो तीसरे मोर्चे में या तीसरे अभियान में ये जलाल खां मारा गया। तो चौथा जो व्यक्ति भेजा गया, साहेबाज खान। दोस्तों यहाँ साहेबाज खान मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में आता है। ये रावचंद्र सेन के विरुद्ध भी भेजा गया और महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी भेजा गया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा गया था और रावचंद्र सेन के विरुद्ध 1 बार भेजा गया। तो इसने आक्रमण किया और सिवाना भी किसके अधिकार में हो गया, मुगलों के। अब रावचंद्र सेन के पास क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा।
उस समय रावचंद्र सेन के पास अधिकृत जो पोखरण की जागीरी थी उस पर भी जैसलमेर के शासकों ने अधिकार कर लिया। अब रावचंद्र सेन की आर्थिक स्थिति खराब हुई, वो छापामार युद्ध पद्धति में विश्वास रखते थे, उस युद्ध नीति को अपनाया, निरंतर इधर उधर भटकते रहे। फिर क्या होता है, एक उनका सामंत था, उसका नाम था वेरसल। सामंत वेरसल सिंह जो था उसने रावचंद्र सेन को जहर दे दिया। 1581 में उनकी मृत्यु हो गई। 1581 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो सचियाई नामक जो स्थान है, सारण की पहाड़ियाँ पाली, वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु भी वहीं पर हुई और उनकी प्रतिमा भी वहीं पर है, सचियाई नामक स्थान, सारण की पहाड़ियाँ पाली, यहाँ पर इनकी प्रतिमा है। अब रावचंद्र सेन को किस किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, राठौड़ों का प्रताप भी कह सकते हो आप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक आदि नामों से जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जब द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर, उस समय रावचंद्र सेन उनके द्वितीय राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। पहला राज्याभिषेक उनका गोगुंदा में हुआ, दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ। अब यहाँ पर अगला आता है, तो जैसे ही रावचंद्र सेन की मृत्यु हुई, अकबर ने क्या किया, 1581 में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को खालसा क्या घोषित कर दिया दोस्तों? खालसा घोषित कर दिया। तो 1581 से 1583 तक ये खालसा रहा, यानी कि मुगल अधिकृत रहा। वैसे तो 1564 से मुगल अधिकृत रहा, पर उस समय राठौड़ों का शासक जिंदा था, इसलिए उसे खालसा नहीं कह सकते। खालसा कब घोषित हुआ है? जैसे ही रावचंद्र सेन की मृत्यु हुई और ये खालसा घोषित हो गया। फिर किसके अधिकार में चला गया? मुगलों के अधिकार में चला गया और इससे खालसा घोषित कर दिया गया। 1583 में क्या होता है, अकबर ने यहाँ की जागीरी अपने सहयोगी मोटे राजा उदय सिंह को दे दी। तो अगले शासक जो आते हैं अपने यहाँ, उनका नाम है मोटे राजा उदय सिंह। मोटे राजा उदय सिंह। मोटे राजा उदय सिंह 1581 से 95। मोटे राजा उदय सिंह ने 1570 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यहाँ पर ही पूछा जाता है कि राजस्थान राठौड़ों के ऐसे कौन से शासक हैं या जोधपुर के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की, तो वह है मोटे राजा उदय सिंह। या राठौड़ों के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए जोधपुर के, तो वो है मोटे राजा उदय सिंह। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके एक पुत्र थी, उसका नाम था जगत गुसाई उसका नाम था। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जहांगीर के साथ। किसके साथ? जहांगीर को पहले सलीम कहा जाता था, शहजादा सलीम। जब ये शासक नहीं बना था उस समय सलीम कहा जाता था। इन्होंने जगत गुसाई का विवाह इसके साथ कर दिया। इसका जो पुत्र हुआ उसे हम कहते हैं शाहजहां, जिसका एक नाम है खुर्रम। शासक बनने के बाद ये शाहजहां के नाम शासक बना था। जैसे ही मोटे राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह करवाया, तो अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी? मोटे राजा। अकबर ने, किसने दी थी? अकबर ने दी। तो यहाँ पर ये हो गया अपने मोटे राजा उदय सिंह। अगला शासक है इनके बाद सूर सिंह।
सूरसिंह जो थे ये 1595 से 1619 तक शासक रहे। इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्तों कि अकबर ने किस राठौड़ शासक को सवाई की उपाधि दी? सवाई सूरसिंह, सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा। वैसे सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह की प्रसिद्ध है, जो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, और वो मौखिक रूप से थी, लिखित रूप से फर्रुख शेर के द्वारा दी गई थी। तो हम वो सवाई का नाम आते ही सीधा पढ़ते हैं आमेर वंश। पर आपको यह ध्यान रखना है, राठौड़ वंश के अंदर भी एक शासक को सवाई की उपाधि दी गई, वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगर यहाँ पूछ लिया जाए अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि किससे दी गई, तो किसको दी गई थी? यहाँ पर सूरसिंह को। सूरसिंह से और इसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं गज सिंह। गज सिंह राठौड़। इनका शासनकाल 1619 से 38। गज सिंह जहांगीर काल में, इन्होंने दो मुगल शासकों के साथ कार्य किया, एक तो जहांगीर और एक शाहजहां के साथ। सूरसिंह ने भी दो के साथ काम किया था, अकबर व जहांगीर के साथ। तो यहाँ पर दो शासक हुए, एक का नाम था जहांगीर, एक का नाम शाहजहां। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि शाहजहां ने 1623 में एक विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध। शासक बनना चाहता था, विद्रोह कर दिया। तो मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने इन्हें शरण दी थी पिछोला जेल के अंदर। तो उस दौर में क्या होता है कि जब शाहजहां ने विद्रोह किया, अपनी सेना लेकर आ रहा था, इसकी सेना को रोकने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था गज सिंह। गज सिंह ने उसकी सेना को वहीं रोक दिया था। तो इसे जहांगीर के द्वारा एक उपाधि दी गई, दल थम्बन। दल थम्बन की उपाधि दी गई, दल को थामने वाला। फिर दूसरा आता है, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह, एक का नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह व अमर सिंह। जसवंत सिंह व अमर सिंह इनके पुत्रों का नाम था। और इनकी एक बेगम थी, उसका नाम था पासवान, जो थी अनारा बेगम। इसका सर्वाधिक प्रभाव था गज सिंह पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि अमर सिंह जो था स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी किसी सुनने नहीं, अपने मन की करने। तो अनारा बेगम इसके व्यवहार से बड़ी नाराज थी। तो इसने गज सिंह को बोल दिया कि आने वाला शासक कौन बनेगा? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी किसके कहने पर बनाया? तो अनारा बेगम के कहने पर, छोटे पुत्र को। और अमर सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो इसी के साथ यहाँ पर गज सिंह समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह, अजीत सिंह। धन्यवाद।